हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आई होप आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। तो आज से फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का क्लासेस। ये जो सेलिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो फर्स्ट क्लास रहेगा। हर एडिशन में अलग अलग चैप्टर्स होगा शायद, लेकिन जो सिक्स एडिशन है उसमें चैप्टर थर्ड दिया हुआ है। अगर आपके पास नया एडिशन है तो आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर जो टेलीग्राम लिंक है उसमें जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूनिक कंटेंट और बहुत बाल्की है। दुनिया का जितना कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बाल्की कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। दो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितना फीचर्स है सब बोरो किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत मतलब यूनिक कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट्स एंड स्पिरिट, ठीक है। दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इससे हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन से चीज कहाँ से बोरो किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वैसे आप लोगों को मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुक में वैसे हाईलाइट करना है, ठीक है। देखो अभी इसमें देखने से क्या फर्क पड़ रहा है कि मतलब जो भी हाईलाइट है वो डायरेक्ट आंखों में दिखाई दे रहा है, ज्यादा मतलब हाईलाइट होके आ रहा है। तब जब आप स्टडी करते हो, ठीक है, स्टडी करते करते जब आप फिर से रिवीजन के लिए जाते हो तो ये इम्पोर्टेंट चीज आपको ज्यादा उभर के आ रहा है, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारे फीचर्स है। जैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लेंदी है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज से बोरो किया गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो हम वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वन है वो देखो, इनफैक्ट द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है और 1976 में आया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक ही बार ही क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। उसके बाद जो केसेस आया था, केशवानंद भारती केस, ठीक है, ये जो है नीचे देखिए, केशवानंद भारती केस 1973, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर छेड़खानी नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए एक ही बार अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 368 क्या है, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 368, इसके तहत आप जो भी मतलब कोई भी लॉ आप अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट प्रोसीजर वो अलग ही चैप्टर से, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, तो अभी जो फर्स्ट फीचर है वो देखते हैं, लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रिटन, ठीक है, और एक होता है अनरिटन। तो इंडिया में बेसिकली क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पहले देख लेते हैं इसका दोनों का डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पहले जैसे कुछ लोग, ठीक है, जैसे मान लो एक कमेटी क्रिएट होता है, जैसे हम लोगों का 1946 में एक कमेटी बन के तैयार हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो हम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिजल्व हो गया था, तो मतलब हो गया, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों का कंट्री में जो भी कुछ भी बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बनता है। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लोग मिल के पार्लियामेंट बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। उसमें जो भी लॉ बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होते जाता है, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि
जो कुछ भी मतलब लॉ आएगा या फिर लॉ बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही आता है। और अनरिटन में क्या होता है, पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स होता है, वो जो मतलब लोकसभा हो या फिर कोई भी अपर हाउस लोअर हाउस हो, उनके हिसाब से कोई लॉ आता है तो वो लॉ एड ऑन होता है। ठीक है, ये दोनों फर्क है। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, इंडिया में है। तो इंडिया में क्या होता है कि ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो भी कंट्री में है वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, और अनरिटर्न में क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटर्न लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दो तरह की कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रिटर्न और एक अनरिटन। The Constitution of India is the lengthiest of all the written constitution of the world. वर्ल्ड में जितने कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर जगह से इंडिया का जो भी फीचर्स है वो बोरो किया गया है। ठीक है, तो ओरिजिनली 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था, तब क्या था कि 395 आर्टिकल्स था। ठीक है, और 8 शेड्यूल था और 22 पार्ट था। लेकिन प्रेजेंट 2019 के हिसाब से प्रेम्बल में 470 आर्टिकल्स अभी तो बढ़ गया। ठीक है, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल है। ये जो पार्ट, आर्टिकल और शेड्यूल है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को मतलब याद रखना बहुत ही जरूरी है। और ये जो चैप्टर्स है सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मतलब सिर्फ इसका पीछे नहीं, हर चैप्टर्स के पीछे कुछ इंडेक्स दिया हुआ रहता है, वो आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वेरियस अमेंडमेंट्स कैरीड आउट 1951 have deleted about 20 articles and 1 part and added about 95 articles 4 part। तो ऐसे बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स एड ऑन हुआ, फिर डिलीट हुआ। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी फंडामेंटल राइट से हट गया था। ठीक है, वो आर्टिकल 300A में चला गया। तो ऐसे बहुत कुछ चेंजेस हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो फैक्टर्स है, 4 फैक्टर है, हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से 4 फैक्टर है जो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो ज़्यादा बल्कि मतलब होने में मजबूर किया। ठीक है, तो फर्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। देखिए, इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो वास्ट है। ठीक है, बहुत तरह के कल्चर्स है, तो सबको एक साथ लाना था ना, तो इसलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो मतलब सबसे लेंदी बन गया। मतलब हर चीज़ को मतलब एक साथ लाना था। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या हो, इंडियन एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, उसमें से इन्फ्लुएंस था। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। बहुत ऐसे कंट्री में क्या होता है कि स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेंटर का अलग होता है, लेकिन इंडिया में क्या है, दोनों का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो सबको एक साथ लाना था। ठीक है, फिर डोमिनियंस ऑफ लीगल लिमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें जितने मतलब मेंबर्स थे, ज़्यादातर मतलब लॉयर्स थे। ठीक है, तो उनका जो काम करने का तरीका था वो मतलब ज़्यादा लिखते हैं वो लोग। ठीक है, ज़्यादा मतलब डिटेल्स में करते हैं, तो इसलिए बल्कि बन गए। ठीक है, ये था लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट फीचर। तो नेक्स्ट फीचर देखते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो मैं बताया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो फीचर्स है वो बहुत सोर्सेज से ड्रॉ किया गया था, बोरो किया गया था। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is to a large extent derived from the Government of India Act 1935। ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट। और फिलोसॉफिकल पार्ट देखिए, फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये फिलोसॉफिकल पार्ट है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, और जो डीपीएस में है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये भी फंडामेंटल राइट्स का भी और एक चैप्टर्स है, मतलब हर एक चीज़ का मतलब डिटेल्स में चैप्टर दिया हुआ है। जब हम वो डिस्कस करेंगे तो डिटेल में ये डिस्कस होगा। ठीक है, तो द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पॉलिटिकल पार्ट है वो कहाँ से लिया गया,
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, नाउ रशिया। यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था वो मतलब बहुत सारे कंट्री मिलके एक सोवियत यूनियन था, फिर ब्रेक होके फिर अलग अलग हो गया, ठीक है। फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन, ठीक है। मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड material source of the constitution is the government of India 1935। मोस्ट प्रोफाउंड सोर्स, ठीक है, ये याद रखना कौन से मोस्ट प्रोफाउंड सोर्स है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट फीचर देखते हैं। थर्ड फीचर्स, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, थोड़ा रिजिड भी है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। द कॉन्स्टिट्यूशंस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि आपको मतलब देखने को मिलेगा ऐसे बहुत सारे पार्ट है जो आप अमेंड कर सकते हो, और बहुत सारे पार्ट है मतलब रिजिड का मतलब आप कभी मतलब जो चेंज नहीं कर सकते हो। फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा चेंजेस, क्योंकि ये देने का जरूरत है कि थोड़ा प्रोटेक्ट भी हो रहा था, और टाइम के हिसाब से अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो इन 1949 के कंपेरिजन में आज का जो टाइम चल रहा है 2023 में, तो बहुत साल का गैप है, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं दिया जाता तो वो जो रूल 1949 में बना था वो अभी लागू नहीं हो रहा था, हो पाता, ठीक है। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गया, ठीक है। पहले का 1949 का करेंसी का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा था, अभी वैल्यू घट के बहुत कम हो गया, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है। तो रिजिड रखा क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हम लोगों का वो मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंजेस करते हो तो बहुत सारे राइट्स, ठीक है, बहुत लोगों के राइट्स पे इफेक्ट होता, लोग अच्छे तरीके से जी नहीं सकता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होता है, तो इसलिए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर्स है, ठीक है। ये दो है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल बट सिंस बोथ, दोनों है, सिर्फ एक नहीं, रिजिड नहीं फ्लेक्सिबल नहीं। रिजिड सिर्फ रिजिड दे देता तो पूरा कंप्लीटली आपको दिक्कत होता, और पूरा फ्लेक्सिबल दे देता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता, ठीक है। वैसे बहुत सारे मतलब पर्सपेक्टिव से देखने के बाद आपको ये दोनों रखा गया, रिजिड थोड़ा फ्लेक्सिबल, ठीक है। 4 नंबर फीचर्स में आता है फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम तो हम लोगों को पता है क्या है फेडरल सिस्टम, किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। फेडरल सिस्टम का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर इन बोथ सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। फेडरल का मतलब ये है। तो आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा फेडरल का मतलब क्या है, ठीक है, सॉवरेन का मतलब क्या है। ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बोथ सेंटर एंड स्टेट इक्वली, ठीक है। लेकिन यूनिटरी बायस मतलब हम लोगों का जो सेंटर है उसमें ज़्यादा पावर है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस a federal system of government. It contains all the usual features of a federation. फेडरेशन का सब फीचर्स है आपको देखने को भी मिलेगा, टू गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट सेंटर का डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर में भी पावर दिया हुआ है और स्टेट में भी दिया हुआ है, कितने कितने पावर कितने कितना डिवीजन हुआ है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा मतलब माने जाते हैं फेडरल सिस्टम का, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। ये जो बाइकैमरलिज्म है इसका मतलब है 2 हाउसेस, ठीक है, जो हम लोगों का है 2 हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसका मतलब बाइकैमरलिज्म, ठीक है। However, the Indian Constitution also contains a large number of unitary और non-federal features। तो ये भी है कि जो मैं बताया कि यूनिटरी बायस, ठीक है, जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है। हम लोग का इंडिया में देखा जाता है कि एक ही सिटीजनशिप है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या होता है, स्टेट का भी सिटीजनशिप है और सेंटर का भी सिटीजनशिप। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो इन दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों का वो मिला के हम लोगों का फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस बनता है, ठीक है।
ये आप लोगों को डिटेल्स में देखो। आप अचानक से प्रिपरेशन में आ गए, ठीक है, अचानक से आपको प्रिपरेशन चल रहा है, तो आप कभी घबराना नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक बार दो बार रीड करने के बाद आप किताब पढ़िए, फिर मेरा वीडियोस देखिए, ठीक है, आप समझ में नहीं आया फिर किताब पढ़िए, 2 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद जब आपको हैबिट बनता जाएगा तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी होगा। और कोई भी डाउट हो आप पूछ पूछ लिया कीजिए, तभी जाके आप लोगों का क्लियरिटी जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है, ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं हम। नेक्स्ट फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन and coordination between legislative and executive organs, while the presidential system is based on the doctrine of separation of power between two organs, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का एक ही, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो दोनों का पावर सेपरेट होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। हम लोगों का इंडिया में क्या है, देखो लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन तीनों में इनका पार्लियामेंट बनता है। लेकिन इस लोकसभा में और एक चैम्बर बनता है जो कैबिनेट होता है, ठीक है। कैबिनेट में क्या होता है, जो सिलेक्टेड जो रूलिंग पार्टी होता है उसमें से कैबिनेट में 4 5 मिनिस्ट्री होता है, जैसे होम मिनिस्ट्री ऑफ होम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, ये सब मिलके कैबिनेट बनता है, ठीक है। कैबिनेट में आपको जब कैबिनेट के बारे में चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आप लोग को डिटेल्स में उसमें कवर करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो एट द स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों का सिर्फ सेंटर में नहीं है, स्टेट में भी है, जहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा सीएम हेड है उसका, ठीक है। द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर, ये सारे फीचर्स है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में बताया था कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट किया और प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने पावर दिया ताकि हम लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे, मतलब सब जैसे एक मैनेजमेंट होता है उसको देखे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और उसमें हम लोगों का कोई पार्टिसिपेशन जो नहीं होता है, इसलिए वो नॉमिनल होता है, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रोल, जो मेजोरिटी आता है, ठीक है, जो पार्टी मेजोरिटी ला पाता है वही रूल करता है, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं बताया कि हाउस, ठीक है, हम लोग का पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, यहाँ पे भी एमपीज होता है, राज्यसभा में भी एमपीज होता है, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा में जो लोकसभा में, या फिर आप कह सकते हो इसमें जो एक और बॉडी होता है जिसमें लेजिस्लेटर होता है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, और एक होता है वो जुडिशियरी, ठीक है। तो लेजिस्लेशन में क्या होता है, जो एमपीज बनता है वो जो लॉ मेकर्स होता है, ठीक है, लॉ बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव में भी दो है, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट, और एक जो परमानेंट वो आईएएस होता है, ठीक है, आईएएस पीसीएस जिसमें भी है स्टेट का। और इसमें जो एक परमानेंट और टेम्पोररी जो होता है वो मिनिस्टर होता है, ठीक है, मिनिस्टर्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में ये दोनों होता है,
ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या होता है, जो लॉ बन के रेडी हुआ है वो उसको रिव्यू करना कि कहीं पे किसी का राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो जुडिशरी का काम है। और हम लोग का यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे आगे के फीचर्स में भी है। तो लेजिस्लेशन में क्या होता है, जो लॉ बनता है, ठीक है, और जो लॉ बनाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कुछ भी मतलब डायरेक्ट कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसके होता है, लेजिस्लेचर के होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। या फिर डायरेक्ट आप कह सकते हो लोकसभा की डायरेक्ट मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर समझ में आया ना, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में। तो पार्लियामेंट में एक तो होता है पार्लियामेंट में तीन चीजों मिलकर पार्लियामेंट बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसमें भी रियल लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव जो होता है, उसमें भी हम लोग जो पार्लियामेंट पढ़ेंगे स्टडी करेंगे वो डिटेल्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप लोगों को याद रखने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या होता है इसको। तो मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर्स, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर्स, ये भी एक फीचर है पार्लियामेंट्री का। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस का डिसोल्व होना, ठीक है, उसका टेन्योर खत्म होते ही या फिर टेन्योर के पहले ही। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, 6 नंबर, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। और एक मैं बता देता हूँ, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना। अभी सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, हम लोगों का पार्लियामेंट क्या सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब सॉवरेन का मतलब पता है किसी को, ये सॉवरेन का मतलब डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है। तो अभी मैं बता देता हूँ, सॉवरेन का मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पावर, ठीक है, कोई किसी का मतलब कंट्रोल नहीं है किसी में। तो हम लोग का पार्लियामेंट सॉवरेन है या नहीं है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा कि पार्लियामेंट सॉवरेन है कि नहीं, ठीक है। तो doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British parliament, while the principle of judicial supremacy with that American supreme court, ठीक है। तो sovereignty of parliament डायरेक्ट मतलब जो पार्लियामेंट सॉवरेन है वो देखा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जहाँ पे जुडिशियरी सुप्रीमेसी देखा जाता है वो सुप्रीम अमेरिका में देखा जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा जाता है, और इंडिया में सॉरी अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी देखा जाता है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, उसके नीचे अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, ठीक है, ऐसे हायरार्की टाइप का होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। तो इंडिया में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे, जुडिशरी पढ़ेंगे, तब आपको एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जो एनजीएससी मैं लास्ट क्लास में बताया था, एनजीएससी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये आया था। हम लोगों का जुडिशियरी जो है जजेस अपॉइंट होता है कॉलेजियम सिस्टम से, जो 1994 में बना था कॉलेजियम सिस्टम। लेकिन एनजीएससी कब आया, 2014 में, ठीक है। इसका प्रॉब्लम क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो फिर जब एनजीएससी आया, ठीक है, एनजीएससी को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करके मतलब डिसमिस कर दिया था 2015 में, ठीक है। अभी फिर न्यूज़ में ये करंट न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इसको क्यों मतलब डिसॉल्व मतलब डिसमिस कर दिया, इसमें क्या कमियां है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 6 मेंबर की कमेटी होता है, ठीक है, 6 मेंबर की कमेटी, 3 मेंबर जजेस है और 3 मेंबर पार्लियामेंट से, ठीक है। वो तो यहाँ पे अगर 3 मेंबर जो जजेस में से एक जो अगर कुछ भी मतलब आप कह सकते हो थोड़ा
माइंड चेंज हो गया तो जो यहाँ पे मेंबर हो वो मेजोरिटी आ गया ना, तो जो भी कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसलिए एमजीसी को नहीं ला रहा। तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। तो मैं बताया कि सुप्रीम कोर्ट टॉप में है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ऐसे नीचे नीचे आता जाता है, ठीक है। ये जो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ जैसे मान लो अभी मैं जहाँ पे हूँ वहीं के सामने जो कोर्ट होगा वो कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। अगर आपके राइट्स वायलेट होता है तो धीरे धीरे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं। अगर कुछ भी आप लोग जैसे मान लो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट दिया हुआ है तो उतना टेंशन के बात है नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, ठीक है। इसलिए सबऑर्डिनेट कोर्ट बनाया गया है, इसलिए इंटीग्रेटेड बनाया गया और इंडिपेंडेंट भी रखा गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये पार्ट थर्ड में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स, पहले 7 था, ठीक है। जो मैं बताया था राइट टू प्रॉपर्टी, वो राइट टू प्रॉपर्टी वो मतलब अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया गया, इसको आर्टिकल 300 में लेके चला गया, ठीक है। तो अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसमें अगर कोई भी आपको मतलब राइट्स वायोलेशन होता है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट रीट्स इशू करेगा। रीट्स में बहुत सारे रीट्स है, जैसे मान लो आप जैसे बहुत सारे जैसे 5 रीट्स है। फर्स्ट हेबस कॉर्पस, ठीक है, हेबस कॉर्पस, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में, अगर कोई पहले स्टडी किया होगा तो समझ में आ रहा होगा हेबस कॉर्पस का मतलब क्या है, ठीक है। हेबस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोहिबिशंस, सर्टिफिकेट, क्वारेंटो, ऐसे बहुत सारे 5 ही रीट है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, या फिर आर्टिकल 126 के तहत हाई कोर्ट इशू करता है, ठीक है। अगर कोई राइट्स वायलेट करता है कोई अथॉरिटी, ठीक है, उसको इशू करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हम जो जैसे मान लो ये जो चैप्टर्स है इसमें जो भी मैं बताया कि पार्लियामेंट का अलग चैप्टर्स है, राइट टू जो फंडामेंटल राइट्स है उसका भी अलग चैप्टर्स है, सब डिटेल्स में अलग अलग चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, और कोई भी दिक्कत अगर होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आपका ड्रॉप कर दीजिए या फिर आप टेलीग्राम में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है, ठीक है, जस्टिसेबल, ठीक है। कोई भी अगर वायलेट करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो वो लेकिन नेक्स्ट क्या आता है डीपीएसपी, ठीक है। नेक्स्ट डीपीएसपी में क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें क्या होता है ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साहब के हिसाब से जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोवेल फीचर्स बताया गया है, ठीक है। ये जो है वो पार्ट 4 में है, ठीक है, पार्ट 4 में है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल, ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। फिर ये जो सोशलिस्टिक है, गांधीयन है, सबको अलग अलग कैटेगरीज कर दिया गया, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। ये जो आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसको वेलफेयर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टिव्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर
वायलेशंस, ठीक है। अगर कोई वायलेट होता है डीपीएस में, आप कोर्ट चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट जाओ या फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं पे भी आपको आपके हिसाब आपके मतलब फेवर में इसको नहीं बोला जाएगा, ठीक है। इसका एक मतलब कारण है, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, 1949 में जब ये बना था, तब इंडिया में जो है जो सोसाइटी है, ठीक है, गरीबी बहुत था, ठीक है। उसके वेलफेयर के लिए अगर देखो, तब वेलफेयर के लिए अगर स्टेट ट्राई कर रहा है, अगर फेल होता है, ठीक है, तो अगर कोई इसको अगर मान लो जस्टिस में लग गया, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता गवर्नमेंट को, जो मतलब जो स्टेट का जो प्रॉब्लम है वो दूर करने में। तो एक तरफ अगर गवर्नमेंट फेल होता है, तो दूसरी तरफ अगर जस्टिस में लगता है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट चला जाता कि मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, ठीक है। ये बहुत वायलेशन क्रिएट करता है, ठीक है, इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल रखा, ठीक है। नीचे देखिए, ये मिनर्वा मिल केस है। उसमें क्या हुआ कि एक मिनट, तो मिनर्वा मिल केस 1980 में आया था। तो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। ये मतलब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक मतलब सुप्रीम कोर्ट बोला कि एक मतलब ब्रांच, मतलब बेडरॉक मतलब आप कह सकते हो एक ब्रिज बना मतलब क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो इससे बहुत सारे केसेस है। अगर पॉलिटी में आप स्टडी कर रहे हो, तो जो केसेस है वो आप डिटेल्स में स्टडी करना, तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मिनर्वा मिल केस होगा 1980 में, केशवानंद भारती केस 1976 में, ठीक है। इसे केसेस याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इनिशियली नहीं था, ठीक है। तो ये बाद में एड ऑन किया गया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, ठीक है। These were added during the operation of internal emergency 1975 में इंटरनल इमरजेंसी था, तब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिकमेंडेशन से कौन रिकमेंड किया, सोरेन सिंह कमेटी, ठीक है। ये कमिटीज, ये केसेस, ये आप लोगों को अगर मतलब चाहिए तो आप एक पेज लेके उसको अलग से नोट बना के रखिएगा, तो आपको ज़्यादा मतलब ढूंढने में आप लोगों को इजी होगा, ठीक है, आप लोगों को सीखने में इजी होगा, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में क्या हुआ, और एक पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था। फिर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको और एक ऐड करके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बनाया गया, ठीक है। वो ये जो पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। स्पेसिफाई था 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा रीड कर सकते हो, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर में क्या है, ए सेकुलर स्टेट। तो देखिए सेकुलर स्टेट में क्या है, हम लोग का स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब कंट्री है, ठीक है। मतलब एक देखना स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर का मतलब क्या है कि कोई भी रिलीजन सुप्रीम नहीं है, ठीक है, हर रिलीजन इक्वल है, ठीक है, इसलिए सेकुलर स्टेट बोला गया। हर रिलीजन इक्वल है, ठीक है, इसलिए सेकुलर स्टेट इंडिया को बोला गया, ठीक है। तो hence it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state। जैसे मान लो जो इस्लामिक कंट्रीज है, उन लोगों का डायरेक्ट रिलीजन दिया हुआ है कि इस्लाम है, ठीक है। तो वैसे हम लोगों का स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सब रिलीजन समान है, इसलिए हम लोगों का स्टेट जो कंट्री है इंडिया वो
क्या है, सेकुलर है। ठीक है, ये फॉलोइंग प्रोविजन देखना आप लोगों का, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम नेक्स्ट क्लास में प्रीएम्बल में स्टडी करेंगे तब आप लोगों को देखने को मिलेगा जो 3 टर्म है पहले था, ठीक है, उसके बाद ही और 2 टर्म एड ऑन किया गया। ठीक है, उसको आप लोगों को, जो पहले था वो था सोशलिस्ट, सेकुलर, ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है। ठीक है, इंटीग्रिटी ये पहले से ही था। ठीक है, ये ये मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया, पहले से था डेमोक्रेटिक। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सॉवरन। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सॉवरन। ठीक है, ये 3 पहले से था। ठीक है, इनिशियली, और बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट के तहत इसको, इन तीनों को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को। ठीक है, यही याद है, हम प्रीएम्बल में देखेंगे भी इसको। ठीक है, तो द प्रीएम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, कोई भी हो, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आर्टिकल 16 में नो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, आर्टिकल 16। आर्टिकल 25 में क्या दिया हुआ है, जैसे बहुत सारे दिया हुआ है। ऑल पर्सन्स आर इक्वली entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate any religion। कोई भी किसी भी रिलीजन का प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 26 में दिया हुआ है एवरी रिलीजन डिनोमिनेशंस ऑफ और एनी ऑफ, मतलब आर्टिकल 26 और 27 और 28, 25 इस हर चीज़ों में दिया हुआ है। जैसे मतलब फंडामेंटल राइट्स में कल्चर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है, आर्टिकल 25 टू 28 में दिया हुआ है डिटेल्स में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। इसका मतलब आप सभी को तो पता है कि वोट देने का अधिकार। ठीक है, पहले जो था वो 21st एज था। ठीक है, 21 साल था। बाद में इसको, ये जो मैं हाईलाइट किया हुआ, ये बहुत बार पीसीएस, जितने पीसीएस है उसमें भी पूछा गया है, और इवन रेलवे एसएससी में पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हम लोगों का वोटिंग एज है वो रिड्यूस किया गया। तो वो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। ठीक है, ये याद रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो Indian Constitution adopts universal adult franchises as a basis of elections to the Lok Sabha and the state legislative assembly. Every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on. आप कोई भी हो, आप कुछ भी हो, आपका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, आपका वोटिंग मतलब राइट्स है। ठीक है, आप चाहे आप लिटरेसी हो या फिर आप इलिटरेसी हो, कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में क्या है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अमेरिकन में क्या है, दोनों है। ठीक है, जैसे मान लो स्टेट का भी सिटीजनशिप मिलता है और अमेरिका का जो सेंटर है उसमें भी सिटीजनशिप है। ठीक है, दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल and envisages a dual polity, it provides for only a single citizenship, that is the Indian citizenship। आप कब बिहार का रहने वाले हो, आप चाहे साउथ के रहने वाले, आप चाहे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हो, आपको सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलेगा, वो इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन यूएसए में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड यूएसए में each person is not only a citizen of USA but also a citizen of the particular state to which he belongs। अगर आपके यूएसए में आप कहीं पे भी रहते हो
तो उसका भी सिटीजनशिप मिलता है, और कंट्री का सेंटर का भी सिटीजनशिप, यूएसए का भी सिटीजनशिप मिलता है, दोनों का सिटीजनशिप मिलता है, ठीक है। Thus he owes allegiances to both and enjoy dual sets of rights, one conferred by the national government and another by the state government। मतलब वो दो राइट मतलब एंजॉय करता है, स्टेट का भी और सेंटर का भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। इंडिया में 3 इमरजेंसी प्रोविजन है, एक नेशनल इमरजेंसी है, एक स्टेट इमरजेंसी है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी में क्या है, आर्टिकल 352 में आता है, और स्टेट इमरजेंसी में आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। देखिए एक आर्टिकल याद रखिए और बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद है। जैसे आर्टिकल 356 से -4 करने से 352, और +4 करने से 360, ठीक है। ये शॉर्टकट हिसाब है आप लोग। तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी में क्या होता है, अगर इमरजेंसी लगता है कोई भी स्टेट में, तो ऑल पावर, जो मतलब जो भी पावर है वो कहाँ चला जाता है, सेंटर के पास, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी जब ग्राउंड में लगता है तो सेंटर बिकम द पावरफुल, ठीक है, और स्टेट का कंट्रोल सेंटर के हाथ में चला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो ये आर्टिकल्स याद रखना, कौन से आर्टिकल में कौन सी इमरजेंसी आता है। तो सिंगल सिटीजनशिप शायद 14 मिस्टेक है, ठीक है। एक मैं और एक बता देता हूँ, ये 13 जो है, 13 सिंगल सिटीजनशिप के बाद और एक था इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है। 14 में इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडीज का मतलब जो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को पावर देता है, ठीक है। जो है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फिर CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, फिर UPSC, ठीक है, UPSC, स्टेट PCS, ठीक है, स्टेट PCS, PSC। तो हालांकि थोड़ा बहुत मतलब करप्शन होता है स्टेट PCS में, लेकिन बाकी जगह में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन में अगर जैसे मान लो अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी ना होता, ठीक है, इसे इंडिपेंडेंट बॉडी में तो जुडिशियरी भी आता है, ठीक है, जुडिशियरी भी आता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट बॉडी ना नहीं होता, ठीक है, उन लोगों के पावर किसी के कंट्रोल में होता, तो क्या होता, अगर कोई इलेक्शंस आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्शन में वो अपना जो भी पार्टी रूलिंग है वो डोमिनेट करता, ठीक है, बायसनेस बहुत मतलब देखा जाता, ठीक है। तो इसमें इसलिए इसको इंडिपेंडेंट रखा, जब भी जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया, ठीक है, तो इसको इंडिपेंडेंट रखा ताकि जो भी बने ट्रांसपेरेंट बने, न्यूट्रल बने, और ये भी बॉडी जो है वो भी न्यूट्रल रहे, ठीक है, ताकि बायसनेस ना दिखाया जाए। तो अगर बायसनेस ज़्यादा आएगा तो प्रॉब्लम भी ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन में भी बहुत वायलेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर में, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड for a dual polity and contained provisions with regard to the organizations and power of the center and states. Later, 73rd and 74th Constitution Amendment Acts have added a third tier of government. पहले जब गवर्नमेंट ऐड किया गया था वो 2 टायर था, ठीक है, फिर बाद में 3 टायर बनाया गया, जो है सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, ठीक है। लोकल बॉडीज में म्यूनसिपैलिटी हो, ठीक है, गांव पंचायत हो, जो भी है वो 3 टायर गवर्नमेंट बनाया गया। इस लोकल बॉडीज को 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया है, ठीक है। शेड्यूल 11 एंड 12 में, ठीक है।
इन दोनों में शेड्यूल में ऐड किया गया, इसको याद रखना। तो नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 gave a constitutional status and protection to cooperative societies. In this context, it made the following three categories in the Constitution. तो ये तीन कैटेगरीज है, आप लोगों को अगर मतलब आप जब रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तीन कैटेगरी है, देखें, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 19 में आप कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए बोला गया, राइट दिया गया, इसलिए आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। जैसे एंटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। आपको आर्टिकल 19 में बहुत सारे राइट्स दिया गया है, लेकिन वो भी लिमिटेड है, ठीक है। सेकेंड नंबर में इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B में है। इट एड अ न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एंटाइटल, ठीक है। ऐसे ये सब मतलब बहुत सारे मतलब आर्टिकल में आपको दिखाया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। और बहुत सारे मतलब है कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये सारे था, ये 17 क्या था सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये तो फीचर्स खत्म हो गया, लेकिन इसको हम डिटेल में चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब मतलब बन गया था उसके बाद भी मतलब बहुत बाद भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसाइज किया कि ये तो बोरो किया गया है, कहीं से भी लिया गया है, बहुत सारे स्टेट से लिया गया, इंडिया का खुद का है ही नहीं ये, ठीक है। ये हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, ये मतलब कहाँ इंडिया का कुछ इसमें एड ऑन नहीं है, सब अलग अलग देश से लिया गया, ठीक है, इसलिए बोला। फिर बोला कि ये एक कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट, ठीक है। 1935 एक्ट का कार्बन कॉपी है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि 1935 एक्ट से लिया गया, लेकिन इसका डायरेक्ट कार्बन कॉपी नहीं है, ठीक है। फिर अन इंडियन और एंटी इंडियन, क्योंकि इसमें देखिए जो हम लोगों का जैसे सिविल सर्वेंट है ना, वो IAS है, ठीक है। वो कि उसका काम क्या है, सिविल सर्वेंट है तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। वो तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी था तब भी तो यही था, ठीक है, IAS, ठीक है। तो इसको ख़त्म होने से इंडिया ये अडोप्ट कर लिया, तो इंडिया का मतलब अपना कुछ मतलब है नहीं, ठीक है, इसलिए इसको एंटी इंडियन बोला जाता है कि हर जगह से बोरो कर लिया, ठीक है। फिर एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर एलिफेंटाइन साइज, बहुत लार्ज, बहुत लेंदियस, ठीक है। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, ठीक है, इसमें ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था कि ज़्यादातर लॉयर था, इसलिए इसको मतलब लॉयर के लिए ज़्यादा इजी है, ठीक है। लॉयर को लॉयर जो जो लॉयर्स होता है, जो जजेस होते हैं, उन लोगों को समझना ज़्यादा इजी होता है इन कंपेरिजन टू जो सिंपल सिटीजन है। जैसे बहुत सारे मतलब क्रिटिसिज्म बोला गया, ठीक है। जैसे बहुत सारे केसेस भी आया और मतलब ख़त्म भी हो गया। तो इंडिया में बहुत सारे इलिटरेसी भी, बहुत पहले इलिटरेसी भी ज़्यादा था, लिटरेसी बहुत कम था, ठीक है। तो इससे मतलब बहुत कुछ देखने के बाद ये क्रिटिसिज्म भी लाया गया। देखिए एक बात क्या है, मतलब आप अगर अच्छे काम कर रहे हो ना, उसका क्रिटिसाइज भी होता है, ठीक है। अगर मतलब हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, हर चीज़ों में आप देख लेना, एक मतलब एक सिक्के का दो साइड होता है, ठीक है। ऐसा कोई मतलब धरती में, इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको सिर्फ एक ही फेज दिखने को मिलेगा, दो तरह की फेज होते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये जो इंडेक्स में पहले बताया था, जो लास्ट पेज में हर चैप्टर्स का लास्ट पेज में इंडेक्स दिया हुआ रहता है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये मैं एक दे दिया, बाकी आप लोगों को बुक से मिल जाएगा। या फिर अगर आप लोगों को मतलब बुक खरीदने में ज़्यादा मतलब तकलीफ हो रहा है, या फिर मतलब ज़्यादा मतलब बल्कि हो रहा है, तो मेरे पास PDF है, अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं PDF दे दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए
ये पार्ट्स हैं, अभी कितना पार्ट्स है, 25 पार्ट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप। थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स। और ये आर्टिकल्स है, कौन से कहाँ से कितना तक है, ठीक है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51। ये जो फंडामेंटल राइट्स के 12 आर्टिकल और 36 आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी दोनों सेम है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फिर यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 में। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि पार्ट 5 में क्या है, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सा है, तो आपको चूज करना है। तो आप लोगों को ये पार्ट याद रखना जरूरी होता है और आर्टिकल्स ज़्यादातर, ठीक है, वो याद रखना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई सेशन। तो शायद आज का सेशन ज़्यादा लंबा हो गया है, तो ऐसा करूँगा कि जो भी मतलब ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उसको मैं ब्रेक ब्रेक करके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके रख दूँगा, ठीक है। तो ऐसे करने से अच्छा होगा कि क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर बन जाता है वीडियोस में तो आप लोग मतलब ज़्यादातर को बोर भी लगता है, या फिर ऐसा मतलब लिखने को भी तकलीफ होता है, समझना जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो भी कम हो जाए, समझाना या फिर समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट से ऐसा करूँगा कि मतलब उसको पार्ट पार्ट करके फिर आप लोगों को वीडियोस 20 to 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड कोई भी डाउट हो आप पूछ देना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में, और बाकी अच्छे से स्टडी करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।